BCom third year, Retailing and Distribution Management. Today's topic in your subject is personal selling. जो आज का टॉपिक है आप लोगों का वो है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग शुरू करने से पहले आप लोग से कुछ बातें कर लेता हूँ। एग्ज़ाम के डेट आप लोग के इस वीक आ जाएंगे। थर्ड ईयर को एग्ज़ाम देना है, ये आप सभी लोग को पता लग चुका होगा। लास्ट सेमेस्टर थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जुलाई से स्टार्ट होगा, 15 जुलाई के आसपास, और 15 अगस्त के पहले पहले ख़त्म हो जाएगा। और बहुत ही जल्दी आप लोग का रिज़ल्ट भी आउट हो जाएगा लास्ट सेमेस्टर का, ताकि आप फर्दर एमकॉम के लिए एमबीए के लिए एडमिशन ले सकें। तो कोशिश कीजिए अच्छे से अच्छा आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। और एग्ज़ाम के पहले सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में बात भी करूँगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। उन चीज़ों को तैयार कर लीजिएगा। एग्ज़ाम का पैटर्न भी इस बार जो है कुछ चेंज रहेगा। एग्ज़ाम आप लोगों का टाइमिंग कम किया गया है, 1.5 घंटे का किया गया है। और क्वेश्चन के आंसर देने का भी पैटर्न बदला गया है। जो पहले सेक्शन ए में आप लोगों को 4 क्वेश्चन आते रहे, पहले क्वेश्चन का और दूसरे क्वेश्चन का, और इस तरीके से 4 क्वेश्चन रहते रहे। उसमें से आपको पहले का पहला क्वेश्चन या और में से कोई एक करना था, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, या फिर उसके और में से कोई एक क्वेश्चन। मीन्स कि पहले सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ते थे। अब ऐसा इसको बदला जाएगा। अब जो है पहले सेक्शन में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना रहेगा। पहले सेक्शन से आपको सिर्फ वन क्वेश्चन आपको पिक करना है, सिर्फ एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद सेक्शन बी से जो था आपको, सेक्शन बी से जो है आप लोगों को था 3 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन सेक्शन बी में रहते रहे। मीन्स 8 क्वेश्चन रहते रहे, और 8 क्वेश्चन के और रहते थे, मीन्स 16 क्वेश्चन रहते थे पूरे सेक्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस सेक्शन बी में रहते हैं। मीन्स कि 3 नंबर से लेके 10 नंबर तक, मीन्स कि 8 क्वेश्चन रहते हैं सेक्शन बी में। और हर क्वेश्चन का और होता है। 8 क्वेश्चन रहते हैं और 8 क्वेश्चन के उनके और होते हैं। मीन्स 16 क्वेश्चन रहते हैं आपके सेक्शन बी में। तब सेक्शन बी का भी पैटर्न बदला गया है। सेक्शन बी में अब सिर्फ आपको 16 क्वेश्चन में से सिर्फ 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहेंगे। 16 में से कोई 4 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना रहेगा। और इस तरीके से सेक्शन सी को भी आधा किया जाएगा। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी तीनों को आधा आधा किया जाएगा। और नंबर आपके 100 नंबर पे ही एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम आपके 100 नंबर पे रहेंगे, क्वेश्चन के नंबर्स बढ़ जाएंगे, एग्ज़ाम का टाइम घट जाएगा, पर मार्क्स में आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैं सोचिएगा कि 100 नंबर की जगह पेपर 50 नंबर का होगा, पेपर आपका 100 नंबर का ही होगा। सिर्फ टाइम कम हो जाएगा, क्वेश्चंस कम हो जाएंगे ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस। एपिडेमिक के कारण जो भी माहौल बना हुआ है उसके कारण ऐसा डिसीजन लिया गया है। एग्ज़ाम में भी आपको इस बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा, बतलाया जाएगा। चलिए अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो लास्ट के 1-2 टॉपिक बच गए हैं, 2 से 3 क्लास में ये ख़त्म हो जाएंगे 2-3 दिन में। उसके बाद हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। ये टॉपिक है आज आपका मीनिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग जो टॉपिक है आप लोगों का वो है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है? पर्सनल सेलिंग मतलब इसको कॉमन बात वर्ड्स में अगर बात बताया जाए कि जब कोई पर्सनली जाके अपने कंज्यूमर को अप्रोच करे। आप पर्सनली जाके किसी को अपने प्रोडक्ट की खासियत के बारे में समझाएं, उसके बेनिफिट के बारे में बतलाएं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन आप करें अपने
कस्टमर से, इसी को बोला जाएगा पर्सनल सेलिंग। इसको बोला जाएगा पर्सनल सेलिंग, जहाँ पे आप पर्सनली जाके अपने कंज्यूमर को इम्प्रेस करें, उन्हें कन्विंस करें, अपने प्रोडक्ट की खासियत को बताएं, फिर वो आपके प्रोडक्ट को परचेस करें। इसे बोला जाता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग कस्टमर्स and persuading them to purchase product through personal communication in an exchange situation। मीन्स ऐसे सिचुएशन में बैठ के जहाँ पे आप उनकी बात सुन सकते हैं, डायरेक्टली आप उनको अपनी बातें बतला सकते हैं और उन्हें आप कन्विंस करें कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदें। पर्सनल सेलिंग इज़ अ मार्केटिंग प्रोसेस with which consumers are personally persuaded to buy goods and services offered by manufacturer। वही बातों को उसमें भी रिपीट कर रहा है कि पर्सनल सेलिंग में डायरेक्टली जो है हम कन्विंस करते हैं कंज्यूमर्स को अपने, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदें, राजी करते हैं। जो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है बार बार, परसुएडिंग या परसुएडेड, इसका मतलब हुआ कि राजी करना, उनको तैयार करना, उनकी हामी लेना। परसुएडेड मीन्स हुआ कि राजी करना, उन्हें अपनी बात को मनवाना और आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार करना, वो राजी हो जाएं कि आपको वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, उसकी एक्सेप्टेंस है। इसी को बोलते हैं परसुएडिंग या परसुएडेड। इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के इम्पोर्टेंस क्या क्या है, इस पर कई सारे इम्पोर्टेंस दिए हुए हैं आपके पर्सनल सेलिंग के। इसमें आप जो है अपने हिसाब से अपने नोट्स में कुछ कम भी कर सकते हैं, आप चाहिए तो इसमें कुछ कम भी कर सकते हैं। ये कई सारे आपके इम्पोर्टेंस दिया हुआ है पर्सनल सेलिंग का। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है इमीडिएट फीडबैक। जब पर्सनल सेलिंग करने कोई आपका सेल्समैन जाता है, पर्सनल सेलिंग करता है आपका सेल्समैन, तो उसको कंज्यूमर से जो फीडबैक मिलता है या मैन्युफैक्चरर तक जो फीडबैक आता है कंज्यूमर्स का, वो इमीडिएट आता है, बहुत जल्दी आता है। आपने प्रोडक्ट बेचने गए आप कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर ने बताया हम आपकी प्रोडक्ट अभी के अभी ख़रीद लेते हैं, लेकिन इसके अंदर ये कमी है, इसका कलर बहुत हॉट कलर है, डार्क कलर है, या इसमें ये चीज़ कंफर्टेबल नहीं है। मान लीजिए अगर कपड़े को आप ले जाके, कोई कपड़े को आप पर्सनल सेलिंग के लिए, पर्सनल सेलिंग करनी कपड़े का, और कंज्यूमर के पास गई है, कंज्यूमर ने बताया ये कपड़ा तो बहुत अच्छा है, इसकी फैब्रिक बहुत अच्छे हैं, इसके बटन्स बहुत अच्छे हैं, इसके डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं, इसके जो एम्ब्रॉयडरी है या फिर जो भी वर्क हुआ है या इसका जो भी पैटर्न है वो सब बहुत अच्छा है, बट इसका कलर जो है अच्छा नहीं है, इसका कलर जो है बहुत डार्क कलर है या फिर बहुत कलर अच्छा नहीं है। तो ये जो है आप इमीडिएट, अगर कई सारे कस्टमर से आपको सेम फीडबैक मिल रहा है कलर नहीं अच्छा है, कलर नहीं अच्छा है, तो पर्सनल जो सेल्समैन रहेगा वो इमीडिएट जाके सेल्समैन अपना बताएगा अपने मैन्युफैक्चरर को कि कंज्यूमर्स को बाकी सब चीज़ तो पसंद आ रहा है लेकिन इसके कलर नहीं पसंद आ रहा है। तो जो फीडबैक मिलता है कंज्यूमर से वो मैन्युफैक्चरर तक बहुत जल्दी पहुंचता है, इसी को बोलते हैं इमीडिएट फीडबैक। तो दूसरा है फ्लेक्सिबल। पर्सनल सेलिंग बहुत फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस मीन्स आप में चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी ला सकते हैं। प्रोडक्ट को बदलना हुआ, अगर सेल्समैन अगर अच्छा वर्क नहीं कर रहा है तो नए सेल्समैन को भेजना, तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। तो इस सेकंड पॉइंट, फ्लेक्सिबल पॉइंट जो है थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस रखता है, इसको आप अभी इग्नोर करिएगा।
इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें से अगर आप इसमें करीब 14 से 15 पॉइंट्स हैं, इसमें से आप 8 पॉइंट उठाइए, काफ़ी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो फ्लेक्सिबल को आप हटा दीजिए, फ्लेक्सिबल को आपको डिफ़ाइन करने में भी दिक्कत होगा एग्ज़ाम में। डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स क्या हो गया कि इसको दिखलाना। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, मिक्सर ग्राइंडर का सेलिंग के लिए आपका सेल्समैन गया हुआ है, आपकी कंपनी मिक्सर ग्राइंडर की है, मिक्सी की है, और आपका सेल्समैन अगर अपने कंज्यूमर के पास गया है तो उसको डिमॉन्स्ट्रेशन, वो बहुत ईज़िली उसको जो है डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा देगा कि इसको लगाते कैसे हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं, ये छोटे वाले जार का इस्तेमाल कब करते हैं, बड़े वाले जार का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए अच्छा होता है कि जब पर्सनल सेलिंग को जाता है तो वो बंदा, वो सेल्समैन तुरंत डिमॉन्स्ट्रेशन को कैसे यूज़ करना है ये भी बतला देता है कंज्यूमर को। डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स हो गया कि तुरंत उसको दिखलाना ये वो कैसे यूज़ होता है या कैसे फिट होता है। तीसरा पॉइंट है मोस्ट सुटेबल फॉर टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। बोल रहा है कि जो पर्सनल सेलिंग होता है ये टेक्निकल प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है, ज़्यादा सुटेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो ये तुरंत इंसान जो है, सेल्समैन जो है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा देता है कि कैसे इसको यूज़ करते हैं, इसकी क्या बेनिफिट है, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। जैसे कि हमने अभी मिक्सर ग्राइंडर का एग्जांपल लिया था, वो थोड़ा टेक्निकल प्रोडक्ट है, तो उसमें अगर पर्सनल सेलिंग के लिए कोई जाएगा अपने कंज्यूमर के पास, तो कंज्यूमर को तुरंत उसको चला के दिखला देगा कि देखिए कितना जल्दी ये पिसाई करता है, कितना जल्दी ये जूस बना देता है, या कितना जल्दी ये कोल्ड कॉफ़ी बना देता है। इस तरीके से उसके सारे अलग अलग जो जार्स रहेंगे उनकी खासियत बता देगा, कैसे यूज़ करते हैं, उसमें जो स्पीड होगा, नंबर 1 पे कैसे चलेगा, नंबर 2 पे, नंबर 3, और रोकना है तो कैसे रोकना है, स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करना है। ये सारे टेक्निकल चीज़ जो है, टर्म्स एंड सिचुएशन सब उसको समझा देगा कंज्यूमर को, वो सेल्समैन। तो ये टेक्निकल चीज़ और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। मिनिमम वेस्टेज ऑफ सेलिंग एफर्ट्स। पर्सनल सेलिंग से जो सेल्स मिलता है वो सबसे ज़्यादा मिलता है, तो इसमें जो एफ़र्ट जो लगता है ये मिनिमम वेस्टेज होता है। जैसे कि अगर सेलिंग के प्रोडक्ट को, सेलिंग के और भी बहुत सारे तरीके हैं, एडवर्टीज़मेंट के थ्रू, लाउड स्पीकर के थ्रू, पोस्टर्स लगवा सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, और भी कई सारे तरीके हैं प्रमोशन करने के लिए। लेकिन जो पर्सनल सेलिंग का जो तरीका है, इसमें सबसे ज़्यादा फीडबैक मिलता है, इसमें सबसे ज़्यादा मीन्स की रिस्पांस मिलता है, सबसे ज़्यादा सेलिंग इसी में मिलता है। तो इसमें मिनिमम वेस्टेज ऑफ सेलिंग एफर्ट, जो एफर्ट करते हैं सेलिंग एफर्ट, सेल करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं सामान को, सिर्फ पर्सनल सेलिंग ही एक तरीका नहीं होता सामान को बेचने का, और भी कई सारे तरीके होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो होता है सबसे मिनिमम वेस्टेज होता है, एफ़र्ट का जो वेस्टेज होता है मिनिमम होता है। जो आपको लेना चाहेगा प्रोडक्ट को, वही उसको देखने के लिए इंटरेस्टेड रहेगा, वही अपना टाइम उसमें देगा, कंज्यूम कराएगा। और वो अगर इंटरेस्टेड है और आपका प्रोडक्ट उस लायक है तो बहुत जल्दी वो बिक जाएगा, वो पसंद कर लेगा कंज्यूमर। तो उसमें वेस्टेज जो होता है एफ़र्ट का सबसे कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट, क्वेरीज एंड ऑब्जेक्शन। अगर कंज्यूमर को कुछ डाउट है, वो तुरंत आपको ऑन द स्पॉट पूछ सकता है कि इसके अंदर ये में प्रॉब्लम है, ये कंफ्यूज़न है। तो क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स, क्वेरीज एंड ऑब्जेक्शन, जो भी उसको डाउट रहेगा कंज्यूमर को, जो भी उसकी क्वेरी रहेगी, वो आपसे तुरंत पूछ लेगा, वो तुरंत आपसे कंफर्म कर लेगा। ये जो है आपका पॉइंट है कि क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट, क्वेरी, जो पर्सनल सेलिंग के लिए गया हुआ है सेल्समैन, कोई डाउट रहेगा, कोई कंफ्यूजन रहेगा, वो क्लियर कर देगा, वो तुरंत समझा देगा, तुरंत बतला देगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्म्स इंटायर सेलिंग जॉब।
सेल्समैन सिर्फ सामान सेल नहीं करता, वो कई सारे काम एक साथ करता है। वो सामान बेचने के अलावा उसके बारे में खासियत बतलाना, उसको कैसे यूज़ करते हैं ये बतलाना, वो कंपनी को फीडबैक भी ला के देता है कि कंपनी का क्या, उनकी कंज्यूमर्स का क्या फीडबैक है, क्या प्रोडक्ट में अच्छाई है, क्या कमियां हैं। साथ ही साथ में वो सिखलाता भी है, बतलाता भी है कंज्यूमर्स को सामान को यूज़ कैसे करना है। तो एक सेल्समैन सिर्फ सामान बेचता नहीं है, कई सारे काम करता है सेलिंग से जुड़ा हुआ। मोर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, जब एक पर्सनल सेलिंग के थ्रू जब हम सामान को ख़रीदते हैं तो कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू अदर सेलिंग प्रोसेस। तो जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के थ्रू जो है कंज्यूमर को कंफर्टेबल ज़्यादा होता है और कंज्यूमर जो है ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है अगर वो सामान पर्सनल सेलिंग के थ्रू लेता है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी अपने डाउट्स क्लियर कर चुका रहता है। जो भी उसे कन्फ्यूज़न रहता है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट के यूज़ से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट के प्राइस से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट के आफ्टर सेल सर्विस से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट के वारंटी पीरियड से रिलेटेड, वो सब कुछ जो है क्लियर कर लिया रहता है, पूछ चुका होता है उस सेल्समैन से। तो कंज्यूमर जो है इसमें ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है जब वो प्रोडक्ट पर्सनल सेलिंग के थ्रू खरीदता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेरी सुटेबल फॉर मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। पर्सनल सेलिंग के थ्रू हम सर्विसेज का मार्केटिंग भी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। सर्विसेज का मार्केटिंग, सर्विसेज जैसे कि पर्सनल सेलिंग के थ्रू जो है हम आजकल देखती होंगी ब्यूटी सैलून्स के जो है नए नए ऑफ़र्स आते हैं, तो उनके एम्प्लॉयज़ या उनके सेल्समैन जो है मार्केट में निकलते हैं और उसके ऑफ़र के बारे में समझा के वो अपने ऑफ़र को बेचते हैं, उस कार्ड को बेचते हैं, जिस उसमें डिफरेंट तरीके के कार्ड्स होते हैं जिसको आप टाइम टू टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो उन सर्विसेज को जो है जाके बेचते हैं सेल्समैन। तो वही बोल रहा है कि सूटेबल होता है पर्सनल सेलिंग के थ्रू जो है सर्विसेज को भी बेचना बहुत सूटेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ डिमांड। डिमांड को पर्सनल सेलिंग सामान को तो बेचता ही बेचता है, प्रोडक्ट को बेचता ही बेचता है, साथ ही साथ में डिमांड को भी बढ़ाता है, नए कंज्यूमर्स को बढ़ाता भी रहता है कि कैसे कंज्यूमर्स को नए डिमांड को कैसे बढ़ाएगा पर्सनल सेलिंग। किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ना उसके कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन लेवल पे डिपेंड करता है। अगर आपका कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा तो वो आपका डिमांड बढ़ाएगा। जब वो सेटिस्फाइड होगा तो वो अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को बताएगा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और जब वो सेटिस्फाइड रहेगा प्रोडक्ट को, अपने कंज्यूमर, अपने पहचान वालों को बताएगा उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, तो उनके पहचान वाले भी और लोग जो है आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहेंगे क्योंकि उसने तारीफ़ किया हुआ रहेगा। तो ये डिमांड को भी बढ़ाता है पर्सनल सेलिंग। फिर है प्रमोट्स न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट को भी प्रमोट करने में पर्सनल सेलिंग का बहुत योगदान होता है या बहुत ही अच्छा वर्क होता है, क्योंकि नए प्रोडक्ट के बारे में लोगों को, जब प्रोडक्ट नया है तो उसके बारे में लोगों को पता नहीं रहता कि वो प्रोडक्ट क्या है, कैसा है। तो उसमें जब कोई पर्सनल सेलिंग करने जाता है तो उस नए प्रोडक्ट के बारे में, जिसके बारे में कंज्यूमर्स अनजान होते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते होते हैं, तो उनके बारे में वो जो है सारे डिस्क्रिप्शन, सारे वर्क, सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से बतलाता है, जिससे उस प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ता है, कंज्यूमर सेटिस्फाइड भी होता है और कंज्यूमर को लेना भी चाहता है। तो जो नए प्रोडक्ट में जो होता है उसमें पर्सनल सेलिंग के थ्रू उसको प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट से अनजान होते हैं कंज्यूमर्स, और जब वो नए प्रोडक्ट के बारे में जब हमारा सेल्समैन बतलाता है, उसका प्रमोशन करता है, तो उससे वो फेमिलियर होते हैं और उसको ख़रीदने की इच्छा जताते हैं या फिर तैयार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज नॉलेज टू ऑफ कंज्यूमर्स
जाहिर सी बात है, जब प्रोडक्ट के बारे में बताएगा तो उसको कंज्यूमर का नॉलेज बढ़ेगा, कंज्यूमर की जानकारी बढ़ेगी। तो नॉलेज, कंज्यूमर का भी जो नॉलेज जो है पर्सनल सेलिंग के थ्रू बढ़ता है, तो सेल्समैन जो है कंज्यूमर्स का भी नॉलेज बढ़ाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन। सेल्समैन जो है मार्केट से इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करता है कि दूसरे दूसरे प्रोडक्ट में क्या खासियत है, कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को क्यों नहीं खरीदना चाहते हैं, क्यों दूसरे प्रोडक्ट पे खरीद रहे हैं, उनको दूसरे प्रोडक्ट में क्या अच्छाई लगती है, आपके प्रोडक्ट में क्या बुराई लगती है, या आपके प्रोडक्ट में क्या अच्छाई है, इसके बारे में सब जो है फीडबैक जो है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड सेल्समैन के पास आता है, और वो इन्फॉर्मेशन सेल्समैन जाके देता है अपने मैन्युफैक्चरर को। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट। पर्सनल सेलिंग एम्प्लॉयमेंट को भी इंक्रीज करता है। जाहिर सी बात है, पर्सनल सेलिंग के लिए आपको अगर स्टाफ रखने पड़ेंगे, आप जितने स्टाफ रखेंगे उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो पर्सनल सेलिंग जो है एम्प्लॉयमेंट को भी इंक्रीज करता है, नो डाउट। पर्सनल सेलिंग के लिए आपको एम्प्लॉय रखना पड़ेंगे, एम्प्लॉय जब आप रखेंगे तो वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन फेसिंग कंपटीशन। कंपटीशन को फेस करने में भी पर्सनल सेलिंग का इंपॉर्टेंस रहता है। आपके कंपटीटर्स में के प्रोडक्ट में क्या अच्छाइयाँ हैं, या क्या चीज़ें को पसंद नहीं कर रहे हैं जो आपके कंपटीटर के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सेम कंपनी के प्रोडक्ट, जो कि जैसा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसी तरीके का प्रोडक्ट कोई और कंपनी बना रही है, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या दूसरों को अच्छा लग रहा है, इसके बारे में जब आप आके बतलाएंगे अपने मैन्युफैक्चरर को, तो वो अपने प्रोडक्ट को और अच्छा करेगा, जिससे वो कंपटीशन में फेस कर पाएगा, कंपटीशन को फेस कर पाएगा, कंपटीशन को और अच्छे से हैंडल कर पाएगा। तो पर्सनल सेलिंग का इम्पोर्टेंस है कंपटीशन को फेस करने में भी। और लास्ट है हेल्पफुल इन रिलेशनशिप मार्केटिंग। जब आप पर्सनल सेलिंग करता है, जब वो सेल्समैन पर्सनल सेलिंग करता है किसी पर्सन को अपना प्रोडक्ट, तो इसका एक पर्सनल रिलेशन बन जाता है, दोनों एक दूसरे का नंबर रख लेते हैं, सेव करते हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, तो जिससे एक पर्सनल रिलेशन भी बनता है, और जिससे और फ्यूचर में नए प्रोडक्ट को बेचने में आसानी होता है, एक रिलेशनशिप बन जाता है उस कंज्यूमर के बीच में और उस सेल्समैन के बीच में, जिससे जो है फ्यूचर में उसका रिलेशन काम आता है नए प्रोडक्ट को बेचने में, नए प्रोडक्ट को उस पर्सन को सेल करने में। So these are all the importance of पर्सनल सेलिंग। ये सारे जो है पर्सनल सेलिंग के इम्पोर्टेंस हैं कि पर्सनल सेलिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो आपका पर्सनल सेलिंग से ही रिलेटेड रहेगा। प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके जो है पर्सनल सेलिंग का काम होता है। उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो है पर्सनल सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप है पर्सनल सेलिंग का, वो है प्रॉस्पेक्टिंग। प्रॉस्पेक्टिंग से मतलब है कि यहाँ पे जो है एक प्रॉस्पेक्टस तैयार करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि वो कौन कौन से जो है पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, वो कौन कौन से कस्टमर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को ख़रीद सकते हैं या ख़रीदना चाहते हैं। इसी को बोलते हैं प्रॉस्पेक्टिंग। प्रॉस्पेक्टिंग में हम डेटा इकट्ठा करते हैं उन कंज्यूमर्स का, उन कस्टमर्स का जो कि आपके टारगेट कस्टमर्स हो सकते हैं, जिनके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो आपके प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं या उस प्रोडक्ट की उनको ज़रूरत हो सकती है। उस तरीके के
प्रोडक्ट को, उस तरह के कंज्यूमर्स को, उनके डेटा को, उनके इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना और उसमें देखना कि कौन कौन से कंज्यूमर्स जो है हमारे प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग मीन्स हुआ कि पोटेंशियल कस्टमर्स को डेटा को, पोटेंशियल कस्टमर के इन्फॉर्मेशंस को, जिनको आपको टारगेट करना है, जिनसे आपको अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है, जिनको आपको परसुएट करना है आपका प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए। परसुएट मीन्स कि राज़ी करना है अपने प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए, उनका जो है डेटा, उनका जो है इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, एक जगह एकत्रित करना। नेक्स्ट जो पॉइंट है प्री अप्रोच। प्री अप्रोच में क्या होता है, आप अपने अगर कस्टमर का इन्फॉर्मेशन पहले इकट्ठा कर लिए कि आपके कौन कौन से कस्टमर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। अब उन प्रोस्पेक्टिंग के बाद जो दूसरा स्टेप है वो है प्री अप्रोच। जब इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गया वो कौन कौन से कस्टमर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं या पोटेंशियल हो सकता है उनके अंदर आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने का, अब उनके बारे में जब इन्फॉर्मेशन आपको आ गया, अब उसमें से जो है फिर उन कंज्यूमर्स के बारे में पता लगाना कि उनकी कैसी ज़रूरत है, उनकी क्या ज़रूरत है, उनके क्या एक्सपेक्टेशन है प्रोडक्ट से रिलेटेड उनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या क्या उनकी डिमांड्स हैं, इस बारे में जो है जानकारी इकट्ठा करना कि कंज्यूमर सामान तो ख़रीदना चाहता है लेकिन वो कैसा सामान ख़रीदना चाहता है, क्या सामान ख़रीदना चाहता है, इसमें क्या खासियत होना चाहिए, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना। तो ये हो गया प्री अप्रोच, मीन्स कि उनके यहाँ जाने से पहले अपने आप को तैयार करना, उनके पास जाने से पहले प्रोडक्ट के बारे में बतलाने, उनके पास हम जाएंगे कंज्यूमर के पास। प्री अप्रोच में क्या करते हैं फिर समझिए। पहले तो प्रोस्पेक्टिंग में करते हैं कि हम सारे जो कंज्यूमर्स हमारे सामान ख़रीद सकते हैं, कस्टमर्स, उनके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, वो कहाँ पर रहते हैं, उनका टेलीफ़ोन नंबर क्या है, उनका नाम क्या है, इस बारे में इन्फॉर्मेशन। फिर प्री अप्रोच उनको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, उनको क्या प्रोडक्ट चाहिए, इसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन जुटाते हैं। फिर आता है तीसरा स्टेप अप्रोच। अप्रोच में क्या होता है, अब ये आप ऑफिस से बाहर का बात है। अप्रोच मीन्स हुआ कि अब आपको ऑफिस से निकलना है, यहाँ पे आप उनसे कांटेक्ट करेंगे। अब अप्रोच में क्या है, उनसे कांटेक्ट करेंगे। अब आप पूछेंगे कि सर मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, आपको ये प्रोडक्ट आपको दिखलाना है, ये प्रोडक्ट बहुत यूज़फुल है आपके लिए, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, आपके लिए बहुत काम का प्रोडक्ट है। इस तरीके से उनको बतलाना ये प्रोडक्ट की अच्छाइयत के बारे में, प्रोडक्ट की खासियत के बारे में, ये प्रोडक्ट में ये अच्छाई है, ये खासियत है, ये सारी बातों को बतलाना। और उसके बाद उनको अप्रोच करना कि सर आप हमें अपने टाइम दीजिए, मैं आपको आके अपना प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना चाहता हूँ, आपको दिखलाना चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट को। मतलब ओरली उनको इम्प्रेस करना अपने प्रोडक्ट के, ओरली उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बतलाना, ब्रीफली सिर्फ छोटे में अपने प्रोडक्ट के बारे में बतलाना और उनको अप्रोच करना कि सर आप हमें अपना टाइम दीजिए, हम आके अपना प्रोडक्ट आपको दिखलाना चाहते हैं, या फिर आप हमारे शोरूम में आइए, आप हमारे पास आइए, इस कंपनी में आइए, मैं आपको प्रोडक्ट दिखलाना चाहता हूँ जैसी आपको ज़रूरत है। अप्रोच में क्या होता है, अप्रोच में यहाँ पे अप्रोच में जो है पहली बार इसी स्टेप में, थर्ड स्टेप में अप्रोच में ही पहली बार कंज्यूमर्स का और कस्टमर्स का कांटेक्ट होता है, बात होता है, कन्वर्सेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, कि जिसमें सेल्समैन अप्रोच करता है कंज्यूमर को, कस्टमर को, सर मैं अपने प्रोडक्ट आपको दिखलाना चाहता हूँ, आपका प्रोडक्ट अपना मैं आपको बेचना चाहता हूँ। फिर जो नेक्स्ट है चौथा, वो है प्रेजेंटेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। जब अप्रोच कर लिया आपने, उनसे टाइम ले लिया, उनसे अपॉइंटमेंट ले लिया अपने प्रोडक्ट को दिखलाने के लिए, फिर नेक्स्ट स्टेप है कि अपने प्रोडक्ट को जाके डिमॉन्स्ट्रेट करें और प्रेजेंट करें। तो उसके बाद आप प्रेजेंटेशन में अपने अच्छे से एक प्रपोजल को तैयार करके जाते हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में तब तैयारी करके जाते हैं, नया प्रोडक्ट लेके जाते हैं और उसको आप दिखलाते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे उनके लिए यूज़फुल है,
क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, ये सारे डिटेल उनको आप बतलाते हैं। फिर अपने प्रोडक्ट की खासियत को सब प्रेजेंट करते हैं उस पोटेंशियल कंज्यूमर के सामने, उस पोटेंशियल कस्टमर के सामने। तो प्रेजेंटेशन में तो आप समझ गए कि अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। जो भी ऑब्जेक्शन होता है, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन से यहाँ मतलब है कि ऑब्जेक्शन वर्ड का मतलब क्या हो गया, पहले बताइए आप लोग। ऑब्जेक्शन वर्ड का मतलब आप लोग क्या जानते हैं? ऑब्जेक्शन मीन्स हो गया कि कुछ कन्फ्यूज़न, जैसे कुछ कन्फ्यूज़न, कुछ बाधाएं, कुछ आपत्ति कि उस कंज्यूमर को, उस कस्टमर को कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा है, कुछ ऑब्जेक्शन लग रहा है, कुछ कमियां लग रही हैं या कुछ प्रॉब्लम लग रहा है उस सामान को लेने में, दुविधा है, कंफ्यूज है अगर वो कस्टमर आपका, तो उस कस्टमर को कन्फ्यूज़न को दूर करना, उसके कस्टमर के कन्फ्यूज़न को, दुविधा को हैंडल करना, इसी को बोलते हैं हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। कस्टमर का जो ऑब्जेक्शन है, जिसके मन की दुविधा है, जो कन्फ्यूज़न है, उसको अच्छे से हैंडल करना, उनको बतलाना कि आप जो कंफ्यूज हो रहे हैं उस प्रोडक्ट को लेके, वो सर कंफ्यूज मत होइए, ये आपको इतना पैसा सेव कर देगा, इस तरीके से यूज़फुल है, उस तरीके से जो भी जैसा प्रोडक्ट हो और जो भी कंफ्यूज़न हो, उस कंफ्यूज़न को अच्छे से डील करना, और ताकि उस कंज्यूमर का, कस्टमर का आपके प्रोडक्ट के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़े और वो आपकी बातों पे यकीन भी करे, और अपना जो उसका कन्फ्यूज़न को दूर करना। नेक्स्ट है क्लोजिंग। जब कन्फ्यूज़न को आप उसके दूर कर दिए, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है क्लोजिंग। क्लोजिंग में क्या करते हैं? क्लोजिंग में जो है हम, क्लोजिंग दो तरीके से होता है। एक सेकंड। क्लोजिंग मतलब हुआ कि जो प्रेजेंटेशन को बंद करना, आपने जब अच्छे से समझा दिया, सारी बातों को बतला दिया, और वो जो है सेटिस्फाई हो गया, उस सामान को आपको ख़रीद लिया, ये क्लोजिंग दो तरीके से होता है। एक तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है, एक सेकंड, चलिए आइए क्लोजिंग पे आते हैं। जैसे मैंने बताया कि क्लोजिंग दो तरीके से होता है। पहला, प्रोडक्ट को बेच के या प्रोडक्ट को ना बेच के। जब आपने कंज्यूमर को, कस्टमर को अपने इम्प्रेस कर दिया, आपके उसने उसने आपके प्रोडक्ट को खरीद लिया, वो अब सेटिस्फाई है, तो आप उसको आप क्लोज़ कर सकते हैं। या फिर वो कंज्यूमर आपका, ज़रूरी नहीं है कि आप पर्सनल सेलिंग के लिए आप जिस कंज्यूमर के पास जाएं, वो सब जो है कंज्यूमर या कस्टमर, वो सारे कस्टमर आपका सामान खरीद ही लें। हो सकता है कुछ कस्टमर खरीदें या कुछ कस्टमर ना खरीदें। तो क्लोजिंग का समय सबका अलग अलग होता है। जैसे कोई कस्टमर ने सामान को ख़रीद लिया, वो आपकी बातों से तुरंत इम्प्रेस हो गया, आपकी बातों को समझ गया, वो तुरंत सामान खरीद लिया, तो आप उसको तुरंत कर क्लोज, उसके बाद वो आप सामान जब खरीद लिया तो फिर आप उस सेल को क्लोज़ कर सकते हैं कि हमने इस कस्टमर को टारगेट किया और हमने इसको सामान बेच दिया। वहाँ पे आप
उसको क्लोज़ कर सकते हैं। क्लोज़ से मतलब कि उस सेल को क्लोज़ करते हैं, लेकिन आप उससे कनेक्टेड रहते हैं आफ्टर सेल सर्विस के लिए। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि उसमें आफ्टर सेल सर्विस की ज़रूरत है, तो आप आफ्टर सेल सर्विस के लिए थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट में रहते हैं, लेकिन उस सेल को ऑन द स्पॉट क्लोज़ कर देते हैं कि हमने सामान का जो टारगेट था वो हमने सामान अब बेच दिया, अब हमें नेक्स्ट टारगेट की तरफ अपने जाना है। तो फॉर द टाइम बिंग उस टारगेट को आप क्लोज़ कर सकते हैं। और उसने सामान को ख़रीद लिया, मान लीजिए अगर उसने सामान को नहीं ख़रीदा, बोला कि अभी मुझे सर कुछ टाइम चाहिए, तो उसको आप कुछ टाइम देंगे और कोशिश करेंगे, अप्रोच करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि अगर उसका थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है तो कन्फ्यूज़न को दूर करके एक बार दो बार आप दोबारा उससे कांटेक्ट कीजिए। और वो सामान अगर ख़रीदता है तो ठीक ठीक, तो और नहीं ख़रीदता है तो हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, कि अगर कोई सामान ख़रीदना नहीं चाह रहा है तो उसके यहाँ आप 10 बार जाके सामान को नहीं बेचेंगे कि सर ले लीजिए, सर ले लीजिए, सर ले लीजिए, 10 बार नहीं बोलने जाएंगे। एक बार आपने बोला कि बोला उसने बोला अच्छा सर हम कुछ सोच के आपको कल बताएंगे, तो आप कल फिर जाएंगे उसके पास कि सर क्या हुआ, आपने बोला था कल इतने बजे तक मैं बतलाऊँगा। कल बोला सर 1-2 दिन का समय और चाहिए, तो 1-2 बार आप और जाएँगे, 1-2 बार आप और समझाएँगे या फिर कुछ उसे कोशिश करेंगे कन्विंस करने का। बट लेकिन जब वो आपको लगा कि अब वो झेला रहा है, उसका लेने का मन नहीं है, तो उसको आप वहाँ पे रेड मार्क लगा देंगे कि इसको अब क्लोज़ करो। उसके साथ हमने काफ़ी टाइम स्पेंड कर दिया है, हमने अपना 100% दे दिया इसको समझाने में, जितना समझा सकते थे हमने समझा दिया। अब हम इसको और ज़्यादा नहीं समझा सकते, अब हम इसको और ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, इतना टाइम दे दिया काफ़ी है, अब इसको यहाँ पे क्लोज़ करो। वो प्रोडक्ट अब नहीं लेगा। तो प्रोडक्ट अगर ले लेता है तो भी क्लोज़ करते हैं हम सेल को, और प्रोडक्ट नहीं भी लेता है तो भी हम कुछ 1-2 बार ट्राई करके उसके बाद हम क्लोज़ कर देते हैं कि नहीं ये नहीं लेगा, कैंसिल करो, सब चैप्टर क्लोज़ करो। उसके बाद है नेक्स्ट फॉलोअप। फॉलोअप मीन्स की जो ऊपर के प्रोसेस है उसको फिर से दोबारा फॉलो करना नए कंज्यूमर, नए कस्टमर्स के साथ। These are all the points in पर्सनल सेलिंग। दीज आर द स्टेप्स एंड द प्रोसेस इन पर्सनल सेलिंग। पहला है जिसको हम रिपीट कर दे रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग में हम अपने सारे कंज्यूमर्स का, सारे वो कस्टमर जो सामान आपका ख़रीद सकते हैं उनका लिस्ट तैयार करते हैं, वो कौन कौन से लोग हैं जो आपका सामान ख़रीद सकते हैं। वो लिस्ट तैयार करने के बाद हम जो है फिर एक प्री अप्रोच अपने आप को तैयार करते हैं, सामान कैसे प्रेजेंट करेंगे, अपने आप को तैयारी करते हैं कि कौन कौन सा सामान उनके पास लेके जाएंगे, सामान को कैसे प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद फिर हम अप्रोच करते हैं, उनसे टाइम मांगते हैं। अप्रोच में जो है फर्स्ट टाइम कांटेक्ट होता है आपका कंज्यूमर से, कस्टमर से। तो उस समय आप जो उसको अप्रोच करते हैं, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, या फिर आप हमारे पास आइए, मैं आपको अपना प्रोडक्ट शो करना चाहता हूँ। उस अप्रोच के बाद फिर चौथा होता है आपका प्रेजेंटेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। जब अप्रोच करने के बाद जब वो प्रोडक्ट से कंज्यूमर कस्टमर से आपका सामना होता है तो अपने प्रोडक्ट को दिखलाना, उसके बारे में बतलाना। और उसके बारे में फिर नेक्स्ट है हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, उसमें कुछ ऑब्जेक्शन है कस्टमर का, उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना, उस ऑब्जेक्शन को दूर करना, उस कन्फ्यूज़न को क्लियर करना। उसके बाद है क्लोजिंग। और वो सामान ख़रीद लिया तो भी वो सेल को क्लोज़ कर देंगे हम कि हमने अपने टारगेट को अचीव कर लिया, वो सेल कर दिया। और अगर नहीं भी करता है तो भी हम उसको क्लोज़ कर देंगे कि हमने कई बार उसको कोशिश कर दिया बेचने का सामान, लेकिन सामान को नहीं खरीद रहा है, ये सामान नहीं खरीदना चाहता हमारा, तो भी हमने उस कस्टमर को क्लोज़ कर दिया। एक टाइम बीइंग के बाद, एक समय के बाद हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। जैसे अगर कोई हमारा फ्रेंड गुस्सा आ जाता है तो हम उसको 2 बार 4 बार कोशिश करते हैं मनाने के, या 5 बार मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लिमिट होता है हर चीज़ का। जब वो लिमिट पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम मना करते हैं, छोड़ो देखते हैं कब तक मुँह फुलाया रहता है, उसको बात करना होगा तो बात करेगा, बहुत मना लिए हम उसको। कई बार आप लोग के साथ भी होता होगा। तो उसके बाद इस तरीके से सेल्समैन के साथ भी होता है, कई बार कोशिश करता है, जब नहीं लेता है तो उसके बाद वो चैप्टर क्लोज़ कर देता है, बोलता है अब छोड़ो अब नहीं लेगा, इसको और मनाने की ज़रूरत नहीं है और समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर है फॉलोअप। फॉलोअप में क्या होता है कि फिर से हम उस प्रोसेस को ऊपर से रिपीट करें, और अपने कस्टमर से फॉलोअप में ये भी होता है कि अपने कस्टमर से हम कांटेक्ट में भी रहें कि जो प्रोडक्ट हम बेचें उससे सेटिस्फाइड रहे, कोई कन्फ्यूज़न रहे तो अगर वो हमारे पास आता है तो उसको उसका सॉल्यूशन बताएं, और हम उसको नया प्रोडक्ट भी अगर कुछ
कुछ आता है तो उसको हम बेच पाएँ अपना, तो उससे फॉलो मतलब उससे हम टच में रहें, उसको फॉलो करते रहें। दीज आर ऑल थिंग इन द पर्सनल शेयरिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।